नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के राजा के बारे में क्या विचार हैं। शुक्र एक ऐसे विचारक रहे हैं, भारतीय विचारक, जिन्होंने शुक्र नीति में राज्य व राजनीति से संबंधित सभी विचारों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है और उसमें राजा के बारे में यदि हम विचारों पर दृष्टिपात करें तो शुक्र ने बहुत ही सुंदर तरीके से राजा के अच्छे और बुरे होने के बारे में, या उसके गुण दुर्गुण क्या है, उसकी दिनचर्या, उत्तराधिकारी और उसके कर्तव्य के साथ साथ राजा पर क्या नियंत्रण और किस तरह से नियंत्रण रखा जा सकता है, इसके बारे में अपने विचार दिए हैं। तो शुक्र के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राजा का विशिष्ट और सर्वोच्च महत्व है। राजा उन सभी में प्रधान है और वह राज्य रूपी शरीर का मस्तक और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। स्वयं शुक्र ने ही कहा है कि राजा राज्य के वृद्धि का हेतु और वृद्धों को मान्य है। वह नेत्रों को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव। शुक्र यह मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश या गुण पाए जाते हैं। इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों से और अपने तप के प्रताप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी होता है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है, वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रवर्तक होता है और अधर्म का वैसे ही नाशक होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। यमराज के सामने वह दुष्टों को दंड देता है और अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों में सबका पोषक राजा जल रूप, अपने धनों में पुष्ट करने में वरुण रूप, चंद्रमा की किरणों के समान अपने गुण और कर्मों से सबको प्रसन्न रखता है और कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। शुक्र की राज्य संबंधी विवेचना में राजा की पद, स्थिति और महत्व को स्पष्ट करते हुए बेनी प्रसाद ने सही कहा है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभु है, जिसे शुक्र अत्यधिक उच्च स्थिति प्रदान करते हैं। समस्त राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार उसी से प्रारंभ होते हैं। वह समाज की समस्त संरचना का रक्षक और विश्व की संपन्नता का स्रोत है। वह देवत्व का सर्वोच्च रूप है। राजाओं के प्रकार और उसे अच्छे बुरे में क्या अंतर होता है राजा के बारे में, ये बात भी स्पष्ट की है शुक्र ने, और राजा में उन्होंने देवत्व की कल्पना की। किंतु शुक्र ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी राजाओं को देवत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती। शुक्र के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के समान राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस राजा में तामस गुण का बाहुल्य होता है वह राजा देव नहीं माना जा सकता, वह राक्षसांश युक्त माना जाता है। जो राजा रजोगुण प्रधान होगा वह भी देव का स्थान नहीं पा सकता, वह मानव अंश युक्त माना जाएगा। परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्राधान्य होगा वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा और ऐसे ही राजा की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति मानी जाएगी। जो राजा धर्म में तत्पर है वे देवताओं के अंश है और अन्य राजा राक्षसों के अंश है, जो धर्म का लोप करने वाले और प्रजा को पीड़ा देने वाले होते हैं। जिस राजा से प्रजा कांपती है और जिस राजा के कार्यों की प्रजा निंदा करती है, ऐसे राजा को धनी और गुणी त्यागते हैं और वह अधम यानी नीच होता है। नट, गायक,
वैश्या और नीच जातियों में जो राजा अत्यंत आसक्त होता है वह राजा निंदनीय होता है, और जो राजा बुद्धिमानों से द्वेष करे तथा अपने दुर्गुणों को न जाने वह अपने नाश का कारण बनता है। इस प्रकार शुक्र ने अच्छे राजा और बुरे राजा में अंतर बताया। राजा के गुण और दुर्गुण की चर्चा करते हुए शुक्र ने ये बताया कि मृगया यानी आखेट, द्यूत यानी जुआ खेलना और मदिरापान ये राजा में प्रमुख अवगुण होते हैं। राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके त्यागने पर ही राजा सुखी होता है। राजा के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों का विवेचन भी किया है शुक्र ने, और उन्होंने इस तरह से कुछ गुण बताए कि राजा को इंद्रियों को वशीभूत कर गुरु की सेवा करनी चाहिए और विनय की वृद्धि के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करने वाला राजा पंडित है तथा समय के अनुसार धन लेने व देने से राजा साधु होता है। जिस राजा में प्रजा का अनुराग होता है और जो राजा प्रजा के पालन में तत्पर रहता है तथा विनीत है वह राजा अत्यंत श्री को भोगता है। अतः शुक्र का राजा को परामर्श और निर्देश है कि घने विषय रूपी वन में मद से दौड़ते हुए इंद्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करे, अर्थात इस तरह के गुण उसमें होने चाहिए। राजा के कर्तव्य भी बताए हैं और ये कहा कि 8 प्रकार के कर्तव्यों की चर्चा उन्होंने करते हुए अपनी बात को रखा। ये कर्तव्य है जैसे दुष्टों को दंड देना, प्रजा का पालन, राजसूय आदि यज्ञों का करना, न्याय से कोष बढ़ाना, राजाओं को करदाता बनाना, शत्रुओं का नाश करना, दान देना और भूमि का विस्तार बढ़ाना। जिन राजाओं ने सेनाओं की वृद्धि न की और अन्य राजाओं को कर का दाता न बनाया तथा प्रजा का समुचित पालन न किया वे राजा निष्फल तिल के समान है। राजा को न्याय वितरण करना तथा दुष्टों को दंड देना आवश्यक है। राजा प्रजा का पालन नीति से करे और पथिकों के निमित्त मार्ग की सदा रक्षा करे। राजा को मित्र, भ्राता, पुत्र, बंधु, सेना के अधिपति और सभासद आदि के साथ राजकार्यों के विषय में सदा ही चिंतन करना चाहिए। न केवल राजा के गुण, दुर्गुण और कर्तव्य के बारे में चर्चा की है शुक्र ने, अपितु राजा की दिनचर्या को भी उन्होंने निर्धारित किया। शुक्र ने कौटिल्य की भांति ही राजा की दिनचर्या को विस्तृत रूप से चित्रित किया और उसने दिन को 48 मिनट के 30 मुहूर्तों में विभाजित किया। रात्रि के अंतिम भाग में 2 मुहूर्त सवेरे उठकर राजा को राज्य के आय व्यय पर विचार करना चाहिए। उसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करने में 1 मुहूर्त लगावे और 2 मुहूर्त संध्या, पुराण सुनने व दान में व्यतीत करे। 1 मुहूर्त अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, सेना और देश आदि को देखने में लगावे। 4 मुहूर्त आय और व्यय में व्यतीत करे और फिर भोजन करके 1 मुहूर्त स्वस्थ चित्त रहे। पुरानी और नई वस्तुओं को देखने में 1 मुहूर्त व्यय करे। 1 मुहूर्त भोजन में, 2 मुहूर्त गूढ़ पुरुषों से सुनी हुई वार्ता व्यवहार में और 8 मुहूर्त निद्रा में व्यतीत करे। इस प्रकार आचरण करते हुए राजा को सुख मिलता है। जिस समय जो कार्य करना उचित हो उस समय राजा को वही कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार शुक्र ने भी कौटिल्य के समान ही राजा के लिए कठोर दिनचर्या का विधान किया है और राजा की दिनचर्या विस्तार पूर्वक दी है। राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि भोग विलास के लिए उसके पास कोई समय और शक्ति शेष न रहे। विशेष बात यह है कि शुक्र के अनुसार राजा को केवल राजधानी में ही सारा समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। उसे प्रतिवर्ष गांवों, पुरों और देशों का दौरा करना चाहिए, जिससे कि उसे पता लगे कि उसकी प्रजा में कौन प्रसन्न है और किन्हें उसके कर्मचारियों ने सताया है। यानी
प्रजा की स्थिति जानने के लिए राजा को गांवों में और नगरों में दौरा करना चाहिए, यानी भ्रमण करना चाहिए और इसकी जानकारी जुटानी चाहिए। राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि युवराज को राजा का दाहिना नेत्र और कर्ण माना जाता है, अतः युवराज की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए। जो मुद्रा के बिना संपूर्ण राजकार्यों को करने में सदा समर्थ हो और धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो, उसे युवराज मनोनीत करे। यदि ऐसा पुत्र न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र को अथवा पुत्री के पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को युवराज बनाना चाहिए। राजा को अपने धर्म में तत्पर, शूर, भक्त और नीतिवान पुत्रों की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आरक्षित या अरक्षित राजपुत्र मद से उन्मत्त गज के समान होता है, जो अपने स्वामी को ही मार देता है। राजा के द्वारा दुष्ट पुत्र का भी त्याग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए घातक हो सकता है। जो राजपुत्र जुए आदि के व्यसनों में आसक्त हो जाए, राजा उसे उपाय पूर्वक बंधन में लाए। लेकिन यदि राजपुत्र घोर दुराचारी हो जाए तो राजा बड़े यत्न के साथ सिंह आदि के द्वारा, शत्रु द्वारा या छल से उसे मरवा दे, क्योंकि ऐसा राजपुत्र तो राज्य के विनाश का ही कारण होगा। इस प्रकार शुक्र राजपुत्रों और उत्तराधिकार के प्रसंग में भी अपने विचारों में यथार्थवादी रहा है। शासक की सत्ता पर नियंत्रण की बात भी शुक्र ने की है और कुछ नियंत्रणों की व्यवस्था उन्होंने बताई, जैसे धर्म और नीति का नियंत्रण। शासक पर जो नियंत्रण स्थापित किए हैं शुक्र ने, उनमें भारतीय चिंतन की परंपरा के अनुसार धर्म और नीति का नियंत्रण ही सबसे अधिक प्रभावी है। शुक्र ने शासक से अपेक्षा की है कि वह सदैव धर्म और नीति के नियंत्रण में रहेगा तथा किसी भी रूप से उच्छृंखल व्यवहार को नहीं अपनाएगा। नीति विरुद्ध आचरण का निषेध करते हुए शुक्र नीति में इसे शासक की मूर्खता का प्रतीक माना गया है। इसी तरह से शासक को परामर्श दिया कि वह अपनी प्रजा को वश में करने के लिए भेद व दंड का ही नहीं वरन साम और दान का प्रयोग करे। शासक पर वित्तीय नियंत्रण भी होना चाहिए। शुक्र ने करारोपण तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के व्यय के संबंध में शासक की शक्ति को भी विवेक संगत प्रतिबंधों के अधीन माना है और शुक्र ने राजा को यह चेतावनी दी है कि वह कभी भी निजी आवश्यकता के लिए जनता से कर वसूल न करे। प्रजा पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने का शुक्र ने पूरी गंभीरता के साथ निषेध भी किया है, यानी अन्यायपूर्ण ढंग से किसी भी तरह का प्रजा पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए। अगला है मंत्रियों और सभासदों से परामर्श की अनिवार्यता। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासन व्यवस्था के संचालन जैसी महती कार्य या इतना महत्वपूर्ण कार्य शासक के द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। शासक मंत्रियों की नियुक्ति और उनसे परामर्श लेने के लिए बाध्य है। शुक्र मानते हैं कि मंत्रियों तथा सभासदों का उचित परामर्श राजा को नीति भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है और शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया गया है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों, अधिकारियों, सभासदों से परामर्श ले तथा उनसे प्राप्त परामर्श को उचित महत्व दे। समुचित मंत्रणा पर ध्यान न देने वाले शासक की तुलना शुक्र ने ऐसे डाकू से की है जो प्रजा के धन का अपने हित में अपहरण कर लेता है। राज्य हित में उचित परामर्श लेना चाहिए और मुख्यतः ये परामर्श राज्य हित में उचित परामर्श लेना चाहिए, चाहे वह परामर्श राजा के लिए अप्रिय हो। इसी तरह से शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम के बारे में भी शुक्र ने चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि यदि वह प्रजा के विरुद्ध दंड व भेद की नीति का अनुचित प्रयोग करेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि यदि राजा अकारण या अनुचित रूप से दंड दे तो विद्वान लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। तो शुक्र नीति में शासक को परामर्श दिया है कि वह शासकीय शक्ति का प्रयोग उचित और न्यायपूर्ण रीति से करे तथा उसे गंभीर चेतावनी भी दी है कि शासकीय दायित्वों की उपेक्षा के गंभीर लौकिक और
पारलौकिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। जनता व जनमत का नियंत्रण। उन्होंने बताया कि शासक के आचरण पर जनता और जनमत के प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। शुक्र इस संदर्भ में जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता द्वारा शासक की निंदा आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं। शुक्र राजा को निर्देश देते हैं कि वह आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाए और आलोचना पर ध्यान दे। शुक्र नीति में लोक निंदित राजा को अधर्म माना गया है। लोकमत का अनादर करना शुक्र ने शासक के लिए केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही अविवेकपूर्ण नहीं माना, वरन वह इसे गंभीर नैतिक अपराध भी मानता है। अतः शुक्र के अनुसार प्रत्येक राजा को जनता और जनमत का आदर करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि राजा के व्यक्तिगत गुण और कठोर दिनचर्या। शुक्र नीति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है उसके आधार पर भी शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। तो शुक्र के अनुसार राजा को विद्वान, न्यायी, विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए तथा उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या निर्धारित की गई है कि उसके पास भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति शेष न रहे। तो शासक को राज्य के स्वामी की स्थिति प्रदान करते हुए भी उसकी शक्तियों को मर्यादित करना प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की परंपरा रही है और मनु, कौटिल्य, कामंदक, वाल्मीकि और वेदव्यास ने इस परंपरा को अपनाया है और शुक्र ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी संभव उपायों को अपनाकर शासक की शक्तियों को मर्यादित रखने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि राजा को प्राप्त सत्ता एक प्रकार की धरोहर है जिसका प्रयोग प्रजा के हित में किया जाना चाहिए और एक मर्यादित राजा को अपना मर्यादित व्यवहार रखते हुए प्रजा रक्षण का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।